वेलकम स्टूडेंट्स। हमने जो कल एक टॉपिक शुरू किया था, कल मतलब पुराने वीडियो में बिल्डिंग बायलॉज का, उसका ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले एक बार जाके हमारे चैनल पे, कॉलेज के चैनल पे पार्ट 1 देख लीजिए। उसके बाद में इस सेकंड वीडियो का ये बिल्डिंग बायलॉज के पार्ट में, तो हमने पार्ट 1 में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बिल्डिंग बायलॉज का समझ लिया था, सेकंड ऑब्जेक्टिव भी समझ लिया था हमने। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, हेंस मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ प्लानिंग कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस बायलॉज। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस का क्या मतलब? अब यहाँ पे डिफरेंस है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, कि आपके पास में अगर समथिंग एक्स स्क्वायर फीट का कोई प्लॉट है, तो अगर एक जनरल टेंडेंसी क्या है, आपको ये कहा जाए कि इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, तो आप क्या करोगे कि एक्स स्क्वायर फीट का जितना भी मेरा प्लॉट है उसको मैं कंस्ट्रक्शन में यूज़ करूँ मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए, ठीक है? तो वो गलत हो जाएगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कि उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो, नॉट ओनली इन मॉनेटरी टर्म्स, जो आप बाकी के ऑब्जेक्टिव हैं बिल्डिंग को बनाने के, वो भी अचीव हो। और हमने जब ये बिल्डिंग प्लानिंग सब्जेक्ट शुरू किया तो वेरी फर्स्ट लेक्चर क्लास में क्या ऑब्जेक्टिव पढ़े थे उसके, कि उसका जो एक मेन वो था, वो क्या था कि कंफर्ट, जो हमारे यूजर्स हैं उनको कंफर्ट भी होना चाहिए। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए भी हमारा बिल्डिंग बायलॉज बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जब आप बिल्डिंग बायलॉज के से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो बिल्डिंग बायलॉज होते हैं पर्टिकुलर प्लॉट के लिए, ठीक है? उस पर्टिकुलर प्लॉट में जो भी बिल्डिंग आने वाली है, और उस तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आप आंसर को हमेशा इस तरह से लिखें कि ग्रुप ऑफ प्लॉट है। जब आप इस हिसाब से सोचेंगे तभी उसका आंसर लिख पाएंगे, ठीक है? तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। फिर क्या है कि they give guidelines to architect or an engineer in effective planning and useful in pre-planning the building activities. Activates हो गया है यहाँ पे, सॉरी। तो they give guidelines। अब बिल्डिंग बायलॉज लॉ तो है ही, लेकिन उन्हें तो फॉलो करना ही, लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट में बिल्डिंग बायलॉज क्या करते हैं, जो हमारे इंजीनियर और आर्किटेक्ट हैं उनको गाइड करते हैं। कैसे? उसको हम एक कंसेप्ट आएगा फ्लोर एरिया रेशियो का। FAR जो है वो हमारे बिल्डिंग बायलॉज का पार्ट होता है, जिसको हम लोग FSI भी बोलते हैं, ठीक है? तो FAR और FSI जब फाइनल हो जाते हैं किसी भी एरिया के, तो वहाँ पे कोई प्लॉट है उस पर कितना कंस्ट्रक्शन होना है, वो ना सिर्फ ये डिसाइड करता है, उसके अलावा भी FAR क्या डिसाइड करता है कि कितनी हाइट तक आप जा सकते हो। मैं आपको बहुत छोटे से न्यूमेरिकल के थ्रू वो समझाऊंगा। तो बेसिकली ये क्या करता है उसके अकॉर्डिंगली, जैसे कि मान लीजिए कि FAR का कंसेप्ट जो भी है, उससे पता चला कि 4 या 5 फ्लोर की बिल्डिंग आने वाली है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो कि आर्किटेक्ट और इंजीनियर को कंसिडर करना है, उसमें भी क्लैरिटी आ जाती है। तो बेसिकली डायरेक्टली वो उन चीज़ों को नहीं अप्लाई कर रहा है कि इसमें इतना वर्कर लगेगा, या फिर इसमें इस आर्किटेक्ट की बात करें तो इसका मैं एलिवेशन इस तरह का दूँ, ठीक है? आर्किटेक्ट 2 फ्लोर की बिल्डिंग के लिए अलग तरह का एलिवेशन देने की सोचेगा, और 4th फ्लोर की बिल्डिंग के लिए अलग तरह का एलिवेशन देने की सोचेगा, ठीक है? G+1 के लिए अलग, G+3 के लिए अलग। तो उसने सीधा हमारे बायलॉज ने ये नहीं बताया कि इस तरह का एलिवेशन दो, लेकिन जो हमारे बायलॉज के रिस्ट्रिक्शंस थे, FAR और ये बाकी की चीज़ें, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अल्टीमेटली किस तरह का एलिवेशन देना है या किस तरह का डिज़ाइन देना है। तो एक तरह से बायलॉज जो है वो एक लॉ तो है ही, लेकिन इंजीनियर और आर्किटेक्ट के लिए गाइडलाइन का भी काम करते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्या है? दे प्रोवाइड हेल्थ, सेफ्टी एंड कंफर्ट टू द पीपल हु लाइव्स इन द बिल्डिंग। तो विदिन बिल्डिंग्स जो रह रहे हैं उनकी भी हेल्थ, सेफ्टी और कंफर्ट का ध्यान रखा जाता है इमरजेंसी में, ठीक है? आपने क्या किया कि जैसे कि कोई मेरी ऑफिस बिल्डिंग है, आपने उस बिल्डिंग में पूरा ग्राउंड फ्लोर कवर करके रखा हुआ है, कहीं पे भी गार्डन या फिर ओपन स्पेस नहीं प्रोवाइड किया है, और फिर क्या हो गया, एक फायर हैजार्ड हो गया, बहुत छोटा सा लेकिन एक फायर हैजार्ड हो गया। तो फर्स्ट क्या होता है एक्टिविटी, कि जो हमारे पर्सन्स हैं वो बिल्डिंग से इवैक्यूएट करके आपको ओपन स्पेस पे लेके आने हैं,
लेकिन आपने ओपन स्पेस प्रोवाइड ही नहीं किया है, ठीक है, बिल्डिंग में। क्योंकि क्यों प्रोवाइड नहीं किया है? क्योंकि वहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने या फिर वहाँ की म्यूनसिपल बॉडी ने बिल्डिंग बायलॉज को मैनेज करने में ध्यान ही नहीं दिया है। जब आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब वो वहाँ पर आए नहीं, और अकॉर्डिंग टू बायलॉज हमारा सारे सेटबैक वगैरह प्रोवाइड किए हैं कि नहीं किए, ये वर्ड अभी और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा सेटबैक। तो ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया है, तो क्या होगा, सिर्फ वो लोग वहाँ पर लोगों के इकट्ठा होने के लिए ओपन स्पेस नहीं होगा, और उस केस में उनको सेफ्टी को हार्म है, उनकी लाइफ को हार्म है, उनकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया, इस तरह से हम बोल सकते हैं। कंफर्ट किस तरह से है कि जैसे कि बिल्डिंग बायलॉज के थ्रू ही हमने ऊपर पढ़ा है कि वेंटिलेशन और इन चीज़ों का अगला पॉइंट आ रहा है, वो सॉरी ऊपर नहीं अगला पॉइंट आ रहा है, वेंटिलेशन और उन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो जब वेंटिलेशन और लाइट और एयर इनका प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा, प्रॉपर वेंटिलेशन दिया जाएगा, एयर का मूवमेंट ईजी होगा, तो डायरेक्टली हेल्थ और सेफ्टी पीपल की, लोगों की, उसमें जो यूज़र है, ठीक है, उनकी पॉजिटिवली इफेक्टेड होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यू टू दिस बायलॉज ईच बिल्डिंग विल हैव प्रॉपर अप्रोच, लाइट, एयर एंड वेंटिलेशन विच आर इसेंशियल फॉर हेल्थ, सेफ्टी एंड कंफर्ट। और यही हमारा अल्टीमेट टारगेट है। कोई भी बिल्डिंग को बनाने का अल्टीमेट टारगेट क्या है, यूजर्स की सेफ्टी और यूजर्स का कंफर्ट और यूजर्स की हेल्थ। तो इस तरीके से हमारे ये जो बिल्डिंग बायलॉज हैं वो हेल्प करते हैं हमारे यूजर्स की सेफ्टी, हेल्थ और कंफर्ट। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा भी आप इन पॉइंट्स को ज़्यादा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे बिल्डिंग बायलॉज को बनाने के, किसी भी पर्टिकुलर सिटी के लिए या किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ पे, और उन टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं आप कि किसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो जैसे कि अमलगमेशन, ये क्या है, अमलगमेशन क्या है, कंबाइनिंग टू और मोर प्लॉट्स एज ए सिंगल प्लॉट। तो दो प्लॉट हैं उनको कंबाइन कर रहे हो तब अमलगमेशन, उसके लिए वर्ड है। एमिनिटीज क्या है हमारी, मीन्स रोड्स, एमिनिटीज मीन्स रोड्स, ओपन स्पेस, पार्क, रिक्रिएशन ग्राउंड, गार्डन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, लाइटिंग, सीवरेज, ड्रेनेज, कन्वीनियंस, इन सबको हम एमिनिटीज कहते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है, आपके बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में ही आपने इन चीज़ों को सीख लिया था। बाइफर्केशंस क्या है, हमारे एक प्लॉट को काट के आपने दो में बनाया है। बिल्डिंग लाइन का क्या मतलब है, यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग लाइन है द लाइन अप टू विच द प्लिंथ ऑफ ए बिल्डिंग में लॉफुली एक्सटेंड विद इन द प्लॉट ऑन ए स्ट्रीट और एन एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रीट। तो कोई भी स्ट्रीट और एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रीट पे कोई प्लॉट है अगर मेरा, उसका वो लाइन जहाँ तक कि मैं मेरी बिल्डिंग को एक्सटेंड कर सकता हूँ और करना है में डिफरेंस है, ठीक है, बट कर सकता हूँ। नो ओवरहेड प्रोजेक्शंस आर अलाउड बियॉन्ड द बिल्डिंग लाइन, ठीक है। बिल्डिंग लाइन के बाहर आप क्या कर सकते, अपनी गैलरी को भी नहीं ले जा सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने ग्राउंड फ्लोर पे सारी रूल्स का ध्यान रखा और ऊपर के फ्लोर पे मैंने क्या कर दिया, सपोज कि मेरा फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3.5 मीटर है, ग्राउंड फ्लोर पे सभी सेटबैक दिए मैंने रूल के हिसाब से कि जितना गैप छोड़ना था उतना छोड़ा बाउंड्री लाइन से या बिल्डिंग लाइन से, और मेरे फर्स्ट फ्लोर पे जाके मैंने वही कर दिया कि मेरी बिल्डिंग लाइन को भी क्रॉस कर दिया और मेरा फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग लाइन के बाहर आ गया और रोड के ऊपर ऐसे झूल रहा है जैसे कि, तो अब क्या होगा, फिर से वही फायर वाला एग्जाम्पल लेते हैं। फायर फाइटिंग व्हीकल आएगा, वो 3.5 मीटर तक का तो होगा नहीं, उससे भी उसकी हाइट ज़्यादा होगी या कम हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। सपोज कि ज़्यादा है तो आपके जो टॉप फ्लोर का प्रोजेक्शन है वो क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा मेरे उस व्हीकल के मूवमेंट को, तो बात फिर वही होगी। तो बेसिकली बिल्डिंग लाइन वो लाइन है, उसके आगे आपको किसी भी तरह का, आप चाहे 15th फ्लोर पे भी चले जाओ, 15th फ्लोर पे भी चले जाओगे तो आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना अलाउ नहीं है। फिर क्या है मेरा, बिल्डिंग सेटबैक मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी बिल्डिंग और एनी स्ट्रक्चर फ्रॉम द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्लॉट। तो कोई भी मेरी बिल्डिंग है उसका जो मेरा प्लॉट की बाउंड्री से जो डिस्टेंस है वो मेरा सेटबैक है। और एक बार मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड
पे जो स्केच है उसी के थ्रू बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ तो ये क्या है मेरा, ये वाली लाइन प्लॉट की लाइन है और यहाँ पे मेरा बिल्डिंग का, तो ये क्या है सेटबैक्स। अब ये फ्रंट का सेटबैक्स, ये रियर का सेटबैक, ये साइड का सेटबैक, सबके लिए अलग अलग तरह के रूल होंगे, रूल रेगुलेशंस होंगे बेसिकली बायलॉज के थ्रू। ठीक है, तो वापस से आ जाते हैं हम, कहाँ थे, फ्रंटेज। फ्रंटेज मीन्स विड्थ ऑफ द साइड एप्टिंग द एक्सेस रोड। फिर क्या है मेरा हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगा मेरा, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है मेरा डेफिनेशन, द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड in case of flat roof from the average level of the ground around and contiguous to the building up to the highest point of the building। तो बेसिकली ग्राउंड लेवल से मेरे बिल्डिंग के हाईएस्ट पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या, तक के एलिवेशन को क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। लेकिन ग्राउंड का एवरेज लेवल ऑफ द ग्राउंड, अब मान लीजिए कि एकदम आपका ग्राउंड फ्लैट नहीं है, होता भी नहीं है बहुत सारी जगहों पर, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारा स्लोपी टाइप का टोपोग्राफी है, तो उस केस में क्या करेंगे कि हम एवरेज उस प्लॉट के अंदर जो भी मेरी हाइट है, एलिवेशंस हैं सभी पॉइंट्स के, उनके एवरेज पॉइंट को ग्राउंड लेवल का पॉइंट कंसिडर करेंगे और बिल्डिंग की मैक्सिमम हाइट, बिल्डिंग में मैक्सिमम जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसकी, उस स्ट्रक्चर का मैक्सिमम जो पॉइंट है तब तक की हाइट को क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग क्यों आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताई जा रही है, बिकॉज हाइट ऑफ बिल्डिंग के भी रेस्ट्रिक्शंस बायलॉज में होते हैं। फिर क्या है हाई राइज बिल्डिंग और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तो इंडिया में जनरली वैसे डेफिनेशन चेंज होती रहती है एरिया टू एरिया वाइज, बट ऑलमोस्ट एक्सेप्शनल कुछ टाउन को छोड़ के 24 मीटर से ज़्यादा जो भी मेरी एवरेज ग्राउंड लेवल से अगर बिल्डिंग की हाइट है तो वो मेरी बिल्डिंग किस में आएगी, हाई राइज बिल्डिंग में। ठीक है, अब हाई राइज बिल्डिंग आपको क्यों बताया जा रहा है, बिकॉज जो हमारे बायलॉज होते हैं उसमें हाई राइज बिल्डिंग के लिए अलग तरह के रूल हैं। हाई राइज बिल्डिंग के लिए सेटबैक इतना है, नॉर्मल बिल्डिंग के लिए इस तरीके का सा है। तो कुछ ये डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस आप लोगों को इसलिए ध्यान रखनी होगी, आपका ये जो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन बनता है, आपका मीन्स मैं लेक्चर मेरा स्पेसिफिकली आरटीयू के लिए, तो 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन बनता है उसमें से ये डेफिनेशंस आपको पूछ सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में ये स्केच भी बना के दिखा सकते हैं। तो सेटबैक लाइन क्या था, इज द लाइन अप टू विच वी कैन एक्सटेंड अवर कंस्ट्रक्शन, या सेटबैक लाइन तक आप अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, उसके आगे नहीं कर सकते। तो कुछ इस तरह से हमारे अब पूरा बायलॉज पर्टिकुलर टाउन में जाके उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है, आप उसके गो थ्रू हो सकते हो, सिलेबस के हिसाब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, ठीक है, आप उसके गो थ्रू हो सकते हैं। मैं आपके साथ में नियरेस्ट जो हमारा बांसवाड़ा का अगर लेटेस्ट बायलॉज अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज उदयपुर का या किसी भी पर्टिकुलर टाउन का PDF शेयर करूँगा बायलॉज का, आप उसके गो थ्रू होकर देख लेना। तो पर यहाँ पे हमने क्या किया है, कुछ जनरल इंडिया के जो बायलॉज हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो उनका एक टेबल यहाँ पे दे रखे हैं, आप जनरल एग्जाम में आंसर देने के लिए इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एक ऐसी टेबल है, उसको हम देखते हैं, टाइप ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, डिटैच्ड, सेमी डिटैच्ड और रो टाइप बिल्डिंग, ठीक है। इस तरह की 3 तरह की बिल्डिंग होती है। डिटैच मतलब एकदम अलग से, तो अगर कोई डिटैच मतलब आप जैसे कि बंगलो है, ठीक है, सपोज कि बंगलो है, ये मेरा प्लॉट है, तो ये डिटैच्ड हो गया। सेमी डिटैच मतलब यहीं पे बता देता हूँ, ये अगर 1-2 प्लॉट के बीच में दो प्लॉट पे अगर 2 अलग अलग बिल्डिंग हैं और वो एक कॉमन वॉल शेयर कर रहे हैं तो वो मेरा सेमी डिटैच्ड है। और रो हाउस मीन्स इस तरीके से हमारा एक साथ बहुत सारे रो में छोटे छोटे घर हैं। तो अब इनमें प्लॉट साइज की कुछ लिमिट है, और ये लॉ क्या कहता है कि डिटैच बिल्डिंग में इतना फ्रंटेज देना है, मतलब कि रोड से, ठीक है, प्लॉट की लाइन से। फिर 8 to 12 मीटर सेमी डिटैच में, और रो हाउस में 4.8 to 4.5 to 8 मीटर, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। आगे के कुछ लॉज और FAR के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।